उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। इस कार्यक्रम में आज से हम आपके साथ बांट रहे हैं उजाले वरिष्ठतम चरित्र अभिनेता पद्म भूषण अवतार कृष्ण हंगल यानी A.K. हंगल की यादों के। यादें अभिनय के महासमुद्र में गोताखोरी के हुनर की। ला 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 ला। यादें चरित्र को पूरी तरह आत्मसात कर लेने की कला की। जब भी कोई कंगना बोले। चरित्र अभिनेता A.K. हंगल के साथ यादें चरित्र को हूबहू पर्दे पर उतार देने के फन की। आ गया आज तो बड़ा मजा। तो आइए सुनते हैं चरित्र अभिनेता A.K. हंगल से निम्मे मिश्रा की लंबी बातचीत पर आधारित उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम की आज पहली कड़ी। उजाले उनकी यादों की प्रोग्राम सुनने वालों को नमस्कार। आज इस प्रोग्राम में अपनी यादों के उजाले से रोशनी बिखेरेंगे पद्म भूषण अवतार कृष्ण हंगल, जिन्हें हम सब A.K. हंगल के नाम से जानते हैं और लगता है कि वो बिल्कुल हमारे परिवार के ही एक सदस्य हैं। तो हंगल साहब, हमारे विविध भारती के परिवार में आपका स्वागत है। नमस्कार। शुक्रिया, नमस्कार। भोराई गया आंधियारा, भोराई गया आंधियारा, सारे जग में हुआ उजियारा, नाचे झूमे ये मन मत भरा, भोराई गया आंधियारा, गया आंधियारा, गया आंधियारा। भोराई गया आंधियारा, भोराई गया आंधियारा, सारे जग में हुआ उजियारा, नाचे झूमे ये मन मत भरा, भोराई गया आंधी, 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 निधरे ग मगरे ध निध धनि ध प मगरे ध निध गगरे ध निध गबधनि ध गबधनि ध गबधनि ध, भोराई गया आंधियारा, भोराई गया आंधी। तीन मृदंग झांझ जप बाजत तापर नाचत कृष्ण कन्हैया, गोपिन के संग राज रचावत नाच जावत ताता तैया तैया तैया। खेलत गेंद गिरी यमुना बिच नृत्य कियो तहाँ नाग नथैया, गोप के इंद्र चढ़ो ब्रज ऊपर, गोपी करत सब हा हा दैया, दाय उठाय लियो गिर नक पर बंसी बजावत धेनु चरैया, जग्गे मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा। भोराई गया आंधियारा, भोराई गया धरती भी झूमे, बगिया भी झूमे, धरती भी झूमे, बगिया भी झूमे, भंवरा मचल के कलियों को झूमे, भंवरा मचल के कलियों को झूमे, नन्ही की
संदेशा लेकर पूरब से आता है, दिन ये संदेशा लेकर पूरब से आता है। मेहनत जो बाटे वही फल मिल के खाता है, मेहनत जो बाटे वही फल मिल के खाता है। मजे उड़ाओ मिलके, खुशी मनाओ मिलके, ओहो मजे उड़ाओ मिलके, खुशी मनाओ मिलके। नई बहारें आई देखो फूल खिलाओ मिलके, दूजे की सोचोगे तो मौज करोगे, हंसते गाते दिन बीतेगा मस्त रहोगे। हो, हो, हो। देता है जितना कोई उतना ही पाता है, देता है जितना कोई उतना ही पाता है। दिन ये संदेशा लेकर पूरब से आता है, मेहनत जो बाटे वो ही फल मिल के खाता है। देखो कहता है तुमसे सवेरा, ये सवेरा, ये सवेरा, देखो कहता है तुमसे सवेरा। छोड़ो छोड़ो भी ये तेरा मेरा, तेरा मेरा, देखो कहता है तुमसे सवेरा। फूटी गगरी लिए फिर रहे हैं, मिलके नहीं पीते थे जो पानी, हो जो भी करना है आज कर लो, अरे याद रखो जोगी की ये बानी, के पलटती नहीं है समय की ये धारा। भोराई गया अंधियारा, भोराई गया अंधियारा, गया अंधियारा, गया आंधी। तो ए.के. हंगल तरह तरह की भूमिकाओं में हमने फिल्मों में देखे हैं, उनकी कला को हम जानते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। पर ए.के. हंगल कहाँ के हैं, उनका बचपन कैसा था, और चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए पर बचपन की यादें एक एक ऐसी तीखी लिखी होती हैं हमारे दिमाग में कि वो कभी हल्की हो ही नहीं सकती, मिट ही नहीं सकती। तो उन्हीं यादों का उजाला जो है आप हमारे इस प्रोग्राम में बिखराइए। बताइए कि आप कहाँ के हैं, बचपन कैसा था? भाई हम लोग जो है वैसे कश्मीरी पंडित बिरादरी जो होती है, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे जी, उस बिरादरी में मैं पैदा हुआ हूँ। मेरी पैदाइश सियालकोट की है। सियालकोट पंजाब में है, वो आजकल पाकिस्तान में आ जाता है। वहाँ मैं पैदा हुआ अपने मामू के घर में। मेरी माँ वहाँ की थी ना, तो मगर वहाँ मैं ज़्यादा रहा नहीं, कोई 4-5 साल वहाँ रहा। फिर मदर की डेथ हो गई वहीं, तो फिर मैं पेशावर आ गया। पेशावर मेरे वालिद थे। तो मतलब जब आप छोटे थे 4-5 साल की, तभी माँ नहीं रही? तभी माँ नहीं रही। फिर हम पेशावर आ गया, हमारे वालिद हमको पेशावर, क्योंकि हमारा पेशावर में रहना था, घर था। हमारे दादा भी पेशावर में थे, वो बड़े अफसर थे, वो कमिश्नर थे पेशावर में हमारे दादा। और हमारे पिताजी जो थे वो भी बड़े अफसर थे। हम पेशावर में रहते थे, तो वहाँ सियालकोट जाना आना। माँ जो वहाँ की थी, तो बच्चा जब पैदा होने वाला होता है तो अपने मैके चली जाती है। जी हाँ। तो भी मैके गई अपनी, तो हम पैदा हुए। अच्छा। इस तरह से। तो पढ़ाई लिखाई सियालकोट में हुई? नहीं, सियालकोट में मैं सिर्फ 1 क्लास पढ़ा, पहली क्लास। अच्छा। उसके बाद तो फिर पेशावर। अब पेशावर में मैंने 20 बरस काटे हैं। तो मतलब पूरी स्कूलिंग? हाँ, सब वही हुई, सब मरना जीना सब उधर ही हुआ। और अच्छा हुआ जो भी कुछ हुआ, क्योंकि असल में वहाँ एक मूवमेंट चल रही थी खान अब्दुल गफ्फार खान की पेशावर में, तो उसका भी असर मुझ पे पड़ा। लेकिन उससे पहले ऐसे जब मैं 4 साल का था, उस वक्त ये असर मुझ पे पड़ा था कि जलियांवाला बाग का जो कांड था वो उन दिनों में ही हो चुका था जब मैं पैदा हुआ। तो मेरे मामू जलियांवाला बाग की मिट्टी लेके घर आए थे, सबको दिखाते थे। मुझे समझ नहीं आती क्या है, मिट्टी मिट्टी पूज रहा है मिट्टी को।
रहते भी गए आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के आज हर डाल से। फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन तो बाद में पता लगा कि जलियांवाला बाग जहाँ गोली चली थी बहुत अंग्रेज़ों ने, तो जो लोग मर गए थे वहाँ, तो वो मिट्टी लेके आए। वो बड़े कांग्रेसी थे, नेशनल मूवमेंट में बड़ा हिस्सा लेते थे, मेरे मामू। अच्छा। तो वो मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा था कि ये कुछ हुआ है आज हिंदुस्तान में। हाँ, तब आप 4 साल के ही थे। हाँ, तो मैं 4 साल का ही था जब मैं सियालकोट से पेशावर आ गया। तो पेशावर रहने लगा, वहीं मैंने तालीम पाई और वहीं मैंने अपनी नेशनल मूवमेंट जो थी, आज़ादी की तारीख, वो पेशावर में हिस्सा लिया, क्योंकि मैं खान अब्दुल गफ्फार खान के असर में आ गया। उनके रेड शर्ट मूवमेंट थी ना, लाल कुर्ती जिसको बोलते हैं, तो वो मुझे अभी तक याद है। उनका चेहरा, लंबे आदमी थे बड़े पठान, और उनके संग 10-15 आदमी हर वक्त होते थे। शॉर्ट्स पहनी लाल, जुराबें लाल, कमीज़ लाल, पगड़ी लाल और हाथ में एक डंडा। ये उनकी फ़ौज थी, मगर वो बड़े नॉन वायलेंट टाइप के थे, गांधी के चेले थे वो। उन्हें इसीलिए कहा जाता था फ्रंटियर गांधी। अच्छा, आपको अपने स्कूल की कोई बात याद है कि स्कूल में जब 4 साल के थे, छोटी क्लास में, 1 साल तो आपने सियालकोट में पढ़ा, फिर पेशावर में पढ़ाई हुई, तो स्कूल में आप कैसे बच्चे थे? पढ़ाई कैसे करते थे? बहुत मन लगता था पढ़ाई में या ऊधम मस्ती में ज़्यादा मन? पढ़ाई में ज़्यादा मन तो मेरा नहीं लगता था, थोड़ा बहुत लगता था।
और घर से मैं जाता था भागता भागता, अकेले ही जाता था स्कूल। काफ़ी दूर था, 4 साल का होते हुए भी। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं एक मुझ में एक बड़ी बुरी आदत या अच्छी आदत कुछ समझिए, मैं खो जाता था जाते, रास्ता भूल जाता था। फिर वो फिर क्या हो, लोगों को बोलता था सड़क पे चल, वहाँ मैं मुझे भेज दो, वहाँ डाल दो, वहाँ मेरी माँ रहती है, वहाँ मेरा मामू। इस तरह करके फिर मैं वापस घर आ जाता था। और मेरी मासी टीचर थी स्कूल की। अच्छा, आपके स्कूल में? हाँ, अपना सियालकोट में। अच्छा। तो मुझे स्कूल ले गई एक दिन, एक स्कूल दिखा, तो वो तो पढ़ाती रही, मैं स्कूल देखता रहा। नीचे ऊपर क्लासेस ये हैं, छत में क्या है। मेरी नेचर ऐसी थी खोजना, वो आज तक है, मेरी एक्टिंग में भी वो है। खोजना खोजना खोजता ही रहा। स्कूल बंद हो गया, मेरी मासी चली गई ताला लगा के। उसको ख्याल नहीं रहा कि मैं स्कूल के अंदर हूँ। फिर अब मैं चिल्ला रहा हूँ, तो हम अकेले इधर उधर चिल्ला रहे हैं स्कूल में। मासी है नहीं, बंद करके ताला चले गए, चौकीदार वगैरह भी नहीं। तो जब मेरा रोना धोना सुना लोगों ने, तो लोगों ने जाके स्कूल के टीचर यानी मेरी मासी को कहा कि कोई आदमी बच्चा अंदर रो रहा है। तो वो भागते हुए, ओ हो, तो हमारा ही लड़का है भाई। वो आए तो खोला, मैं रोता रोता गया। दूसरी दफ़ा फिर ऐसा हुआ, मैं कोई संग मुझे लेके गया बाजार दिखलाने, तो उंगली पकड़ी, मैंने उंगली छोड़ दी, फिर मैं खो गया। फिर रोता रोता सब लोगों ने देखा, मुझसे पूछा तुम कौन हो, कौन है तुम्हारे घर? मैंने कहा मैं मामू जी का बेटा हूँ। मामू के घर में था ना, तो वो बेचारे ले, तो ये मेरी कुछ नहीं। हाँ, और मैं, हमारे घर के पास एक मंदिर था, तो मैं मंदिर में रोज जाता था शाम को। वहाँ दरख्त वरख्त मुझे अच्छे लगते थे, और पूजा पाठा अच्छी नहीं लगती थी, लंबी चौड़ी दरख्त, वहाँ हवा चलती थी जाए। और फिर सब चले जाएं तो वो जो प्रीस्ट था मंदिर का, पुजारी, उनसे भी सवाल जवाब कर रहा हूँ, ये ऐसा क्यों, जो वैसा क्यों, वो तंग आ जाओ, घर जाओ, ऐसा क्यों वैसा क्यों, तुम्हें क्या पड़ी है? मैंने कहा नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं। बचपन हर गम से बेगाना होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है। जन्म का शुभ दिन हर दिन से सुहाना होता है, कि बचपन हर गम से बेगाना होता है। चाहे बचपन हर गम से बेगाना होता है। चिंता मस्ती का आलम, जीवन खेल सा लगता है, जीवन खेल सा लगता है। सुख मिलते हैं सारे राहों में फिर के, घर तो जेल सा लगता है, घर तो जेल सा लगता है। हो इसी उम्र में खुशियों का खजाना होता है, कि बचपन हर गम से, ओ बचपन हर गम से बेगाना होता है। बचपन हर गम से बेगाना होता है। हम
खुशियाँ बचपन में जो पाते हैं, बचपन में जो पाते हैं, वो हंसते हुए दिन गाती वो रातें लौट के फिर नहीं आते हैं, लौट के फिर नहीं आते हैं। ओ यादों के साए में वक्त बिताना होता है कि बचपन हर गम से, ओ बचपन हर गम से बेगाना होता है बचपन हर गम से बेगाना होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है बचपन हर गम से बेगाना होता है। वो मेरी नेचर आखिर तक रही कि आज भी मैं जब मुझे कोई पात्र मिलता है तो मैं उसको खोजने की कोशिश करता हूँ कि भाई कौन से घर में पैदा हुआ, किस धर्म में पैदा हुआ, किस युग में पैदा हुआ, कौन से शहर में पैदा हुआ। ये सारी उसका कैरेक्टर पूरा मैं भांप लेता हूँ और उसके बाद मैं उस कैरेक्टर को करता हूँ। मतलब बचपन से ये जो आपकी आदत थी कि सब कुछ जानने की, खोजने की, तो इसने आपके ये जो अभिनय आप करते हैं उसमें बहुत मदद की, सहायता के लिए उसके लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। खोज करने के लिए जैसे कोई चोरी हो गई आप घर में, अब पुलिस वाले यहाँ खोज करेंगे, उनको बहुत कई दिन लग जाते हैं, खोज तो किसने करी। इस तरह से कैरेक्टर जो है जो मैं करता हूँ उसकी खोज करना भी बहुत मुश्किल है। उसकी सोशल लाइफ, उसकी पॉलिटिकल लाइफ, उसका उस वक्त का दौर क्या है, कपड़े क्या आए थे, बोलते कैसे थे, ये सारी चीज़ें मैं खोज करके निकाल लेता हूँ। और इसीलिए लोग कहते हैं कि मेरा जो एक्टिंग है वो नेचुरल है, ऐसा बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, लगता ही नहीं। इसीलिए तो मैंने शुरुआत में ही कहा, ऐसा लगता है कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे बीच में ही कहीं रहते हैं, बहुत अपने से। अच्छा, बचपन में कोई गाना गुनगुनाते थे कुछ किसी फिल्म का, या जब आप मंदिर मंदिर जाते थे कुछ याद है कोई गाना उस समय का? गाना तो कुछ नहीं था, बाकी ऐसा हमें हमारी मासी वगैरह वो बड़े धर्मात्मा लोग थे, मैं तो शुरू से नहीं था। तो मामू भी हमारे, तो हमें वो सिखाते कि ऐसा बोला करो, अगर जब तुम्हें डर लगे तो कहो हमें किसी का डर नहीं, प्रभु हमारे संग। ऐसा हम ऐसे गाते बेवकूफ़ों की तरह से, प्रभु किधर हम किधर। अच्छा, स्कूल की और बातें करें कि जब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मार्क्स कैसे आते थे? आप अपने टीचर्स के प्यारे थे बहुत, या स्कूल जाने में कुछ आनाकानी करते थे? नहीं साहब, टीचर के तो हम कभी प्यारे नहीं थे। हमने मैट्रिक तक पढ़ा मगर पेशावर में आके, वहाँ से हम सियालकोट से चले आए ना, फिर पेशावर आ गए, वहीं पढ़ता रहा, मैट्रिक तक पढ़ा। मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था मैं, और मैट्रिक तक पढ़ा, मैट्रिक भी 3rd क्लास। पर एक्टर 1st क्लास। ये तो दूसरी खूबी जो मैंने आपको पहले बताई है, उसकी वजह से कि कैरेक्टर को खोजना, इंसान को मैं अगर प्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है ना। और ऐसे ऊपर से गिर गया आदमी, ऐसा तो नहीं। इंसान है बहुत सी चीज़ों से बना हुआ, बहुत से हालात से बना हुआ है। 2 भाई हैं, एक चोर बन जाता है, एक लीडर बन, और उसके पीछे कोई वजह होती है। तो वो वजह खोजना कि जो कैरेक्टर मुझे मिला मैं क्यों बनाऊँ ऐसा जो हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ। अच्छा, स्कूल में जब आप पढ़ते थे तब भी तो कुछ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते होंगे, कुछ नाटक, कुछ गाना, तो आप उन सब में भाग लेते थे? स्कूल में जब मैं 5वीं 6वीं जमात में आया तो ये आज़ादी का आंदोलन बड़े ज़ोरों पर था, और पेवन तो हमें लग गया था। सियालकोट में ये मिट्टी लेके आए हमारे मामू, सोच तो हमारी शुरू हो गई थी ये चक्कर क्या, ये मिट्टी का है कि ये नारे का है के। तो हमें पता लगा कि हम गुलाम हैं, हमें गुलामी से निकलना है, आज़ाद होना है। तो उसके लिए कुछ मूवमेंट होती है, लोग बाहर निकलते हैं, नारे लगाते हैं, तो हम भी उनमें शरीक हो गए। धीरे धीरे फिर हम समझने लगे अच्छी तरह से। जब हम समझे पेशावर में
कि जब ये खान अब्दुल गफ्फार खान, तो उनकी मूवमेंट जो थी वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थी। और मैं हैरान हूँ कि खान अब्दुल गफ्फार खान पठानों के घर में पैदा हुए और 16 आने पठान थे, गांव में पैदा हुए थे। तो पठान तो सुनने में आया बड़े खुखार होते हैं, बड़े गुस्से वाले होते हैं, बड़े मारपीट भी करते हैं। मगर साहब ये बात खान अब्दुल गफ्फार खान में नहीं थी, और उन्होंने अपने आदमियों को तैयार किया वो भी अहिंसा के उसूल पर, गांधी जी की अहिंसा के उसूल पर किया, नॉन वायलेंस। और उस वक्त तो था भगत सिंह का ज़माना था। भगत सिंह ने क्या लोगों को इंस्पायर किया, आप अंदाज नहीं लगा सकते। बच्चे बच्चे के यहाँ भगत सिंह का वो बिल्ला लगा होता था छाती पे, और हर वक्त भगत सिंह ही भगत सिंह चलता था सारे इंडिया में। इतना बड़ा लीडर मैं समझता हूँ महात्मा गांधी के बाद भगत सिंह ही हुआ। आप किस तरह के नाटक करते थे स्कूल में? बताता हूँ। तो हम नाटक तो आया बाद में, ऐसा करते जिसमें कोई आज़ादी की झलक हो। और हमने स्कूल में तो एक सीक्रेट क्लब बना दी थी, छुप छुप के काम करते थे। गांधी टोपी संग ले जाते थे और पॉकेट में ले जाके, और जब टीचर चला जाता था हम पहन लेते थे, क्योंकि वो गांधी टोपी पहनना मैंने जुर्म ऐसा था। और बल्कि तो मेरे इस किस्म के जो मैंने काम किए वहाँ स्कूल में, तो मेरे घर रिपोर्ट पहुँच गई, पता नहीं कैसे पहुँची। हाँ, हमारे फादर ने हमको बुला के डांटा बहुत, कहेंगे तुम मालते हो किसके घर में पैदा हुआ है, हम सरकारी नौकर हैं। और हमारी दादी बेचारी वो तो उसने तो बड़ा अच्छा वक्त देखा था, कमिश्नर थे उनके हस्बैंड, यानी मेरे दादा जी। वो हाथ जोड़ने लगे, बेटा ऐसा मत करो, हमने सरकार का नमक खाया है, ये है वो अपनी हाँकने लगी बातें। मैंने कहा मत करो ऐसे काम मत करो, मैं चुप कर गया। उनका देखेंगे क्या होता है। पर दिल में तो ललक थी आज़ादी के लिए, दिल में जबरदस्त थी, आपको क्या बताऊं मैं। बच्चे बच्चे के यहाँ भगत सिंह का वो बिल्ला लगा होता था छाती पे, और हर वक्त भगत सिंह ही भगत सिंह चलता था सारे इंडिया में। इतना बड़ा लीडर मैं समझता हूँ महात्मा गांधी के बाद भगत सिंह ही हुआ। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूम में बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारें फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं।
लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। तो शुरू से ही आजादी की लड़ाई में भाग लेने का आपका दिल बन गया था? एक बात, दूसरा ड्रामा करने का, जिसमें कोई ऐसा मैसेज होता था कि जो आजादी के लिए लोगों को प्रेरित करे? हाँ, कुछ ज्यादा जरूर नहीं, अच्छा नाटक हो। तो वहाँ भी मैंने ड्रामों का काम किया, बहुत ड्रामों में लगा रहता था। और यहाँ तक कि मैं आज़ादी मिलने के बाद मैं पाकिस्तान में ही रहा। मैं बहुत मशहूर हो गया ड्रामा करने वाला, तो वो मुझको लेकर गए पाकिस्तान वाले, मैं वहीं था ना। उनका ड्रामा करो। तो ये रेडियो जो आपका है, ये सिर्फ उन दिनों में दिल्ली में होता था, लाहौर में होता था, एक जगह और होता था, और पेशावर में भी होता था। पेशावर बड़ा पिछड़ा मुल्क इसलिए होता था कि अंग्रेज़ लोग चाहते थे कि इसके ज़रिए हम प्रोपेगेंडा करें, रेडियो के ज़रिए अफ़गानिस्तान में प्रोपेगेंडा करें, इधर करें उधर करें। सो मेरे पास आया कि भाई 2 दिन पहले आया कि भाई कुछ ड्रामा कर। मैंने कहा तुम्हारा स्टेशन तो है नहीं, करेगा? कल हम टेंट लगा लेंगे, टेंट में मशीनें रख लेंगे, तो आप कर लीजिए। 2-3 दिन में मैंने एक ड्रामा तैयार किया। उस वक्त मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो चुका था। तो ड्रामे का नाम था बेकस। ख़ैमे में हम गाया भी, डायरेक्ट भी किया, सब कुछ किया। 14 अगस्त सन 1947 की बात है ये। अच्छा। फिर तो थोड़े दिन और मैं रहा दो, फिर तो मैं अरेस्ट हो गया था वहाँ। अच्छा। और 2 साल अरेस्ट रहा जेल में। फिर वहाँ से मैं यहाँ आया। तो मेरी माइग्रेशन बहुत हुई है, इधर से उधर, उधर से उधर। और 200 साल पहले जो माइग्रेशन हमारी फैमिली का हुआ, वो लखनऊ से पेशावर हुआ है। अच्छा। कश्मीर से लखनऊ 300 साल पहले, 200 साल पहले लखनऊ से पेशावर, फिर 150 साल, फिर पेशावर से कराची, फिर कराची से बम्बई। ये हमारी माइग्रेशन होती रही है। अच्छा, जब आपने 10th पास कर लिया और आज़ादी का आंदोलन चल ही रहा था, आपने उसमें भाग भी लिया, आपने बताया कि आप अरेस्ट हो गए, पर पढ़ाई लिखाई के बाद घर वाले उम्मीद करते हैं कि लड़का बड़ा हो गया है तो आप किसी नौकरी चाकरी से लगे, कुछ अपना आगे काम देखे, अपनी जिम्मेदारी समझे, तो आपने क्या किया? बड़ा मुश्किल सवाल था मेरे लिए। वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों की नौकरी करूं मैं, बाप दादा करते चले आए। तो हमने कहा हम तो नहीं करेंगे अंग्रेज़ों की नौकरी। फिर क्या करोगे? सोचने दो। नहीं बेटा करो ये। वो दादी हमारी का, माँ तो मर चुकी थी, बाप ने भी कहा। हमने कहा हम नहीं करेंगे, किसी कीमत पर भी नहीं करेंगे। ज़बरदस्ती मुझको अपने अफसर के पास ले गए। अंग्रेज़ अफसर था हमारे फादर, और मुझसे एक लिखवाई अर्जी अंदर जाके उसको दी। मैं बाहर बैठा रहा, 2 मिनट में आ गया, उसको रिकमेंडेड लिख दिया। और वो बहुत बड़ा अंग्रेज़ था, हिस्ट्री में उसका नाम है। तो जब मैंने पढ़ा रिकमेंडेड में लिखा था मेरी अर्जी पर, रिकमेंडेड इफ़ ही इज़ एज गुड एज हिज फादर। मैंने पढ़ा, बड़ा गुस्सा आया, इसने रिकमेंड क्यों किया? आजकल तो रिकमेंड करने शुक्र करते हैं बड़े आदमी ने रिकमेंड किया। मैं चुप कर गया, मैं घर से ही भाग गया। हमने कहा इस घर में नहीं रहना जहाँ अंग्रेज़ों की नौकरी होती है। कहाँ गए भाग के? जाके दिल्ली गया। अकेले? अकेले। क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? 18 साल होगी, 20 साल होगी, ऐसा कुछ। तो दिल्ली में कहाँ रहे? दिल्ली में हमारे रहने क्या, हमने इन्होंने फट से टेलीग्राम भेज दिया अपनी बेटी को, यानी मेरी बड़ी बहन को, कि वो घर छोड़ के आया था, पकड़ो उसको। तो उन्होंने पकड़ लिया। अब क्या करें, वहाँ भी तो सवाल पैदा होता है, करें क्या? आज़ादी की लड़ाई से तो काम नहीं चलता ना, कुछ तो
पैसा कमाना भी चाहिए ना। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। मुझे अच्छा कपड़ा पहनने का बहुत शौक था। अभी भी देखो कोई बुरा नहीं है। नहीं, अच्छा। एकदम बढ़िया। अच्छा सूट, अच्छा बढ़िया सूट होना चाहिए, अच्छा कटा हुआ होना चाहिए कपड़ा, अच्छा भले खद्दड़ हो उनमें कटा हुआ अच्छा हो। ये बहुत शौक था। तो मैंने कटिंग सीख ली और कटिंग एक बहुत मशहूर कटर था, वो इंग्लिश कटिंग जानता था। उससे मैंने सीख लिया और फादर को लिखा मैंने कि वो पैसा मांगता है इतना भेजो, हम कटिंग। कहेंगे बेवकूफ़ है तू, इतने बड़े घर में पैदा हुआ, इतना नीच काम करता है टेलरिंग का, शर्म नहीं आती तुझे? मैंने कहा मैं कुछ तो करना, मुझको बिजनेस में कर नहीं सकता, बिजनेस का मेरा दिमाग नहीं है, शौक़ नहीं है। इसका मुझे शौक़ है अच्छे कपड़े का। मैं आर्टिस्ट हूँ, बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ और अच्छा ये सब कुछ चाहिए कपड़ा। मैंने कहा पैसे भेजो तो ताकि मैं उसको टीचर को दूँ। उन्होंने पैसे दिए साहब, हम 2-3 साल दिल्ली में रहे, सीखा हमने। एंड आई बिकेम वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कटर्स इन इंडिया। अच्छा। उस वक्त मेरी 450 तनख्वाह थी इन 1935। साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। साला मैं तो साहब बन गया है?
साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। वाह फकीरे, सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे। वाह फकीरे, वाह फकीरे, सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे। कौवा जैसे पंख मयूर का अपनी दुम में बांधे, अपनी दुम में बांधे, अपनी दुम में बांधे। अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा, क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा। लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा, क्या समझे तुम नीचा। मेरा वो सब जाहिलपन गया, ए साला मैं तो साहब बन गया। टेंशन, साला मैं तो साहब बन गया। ए साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली, सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली। कैसा राजा भोज बना है मेरा गंगू तेली। क्या गंगू तेली, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा। तुम सब काला लोग का किस्मत हम साला बदलेगा, हम साला बदलेगा। सीना देखो कैसा तन गया, साला मैं तो साहब बन गया। ये साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। तो इंडिपेंडेंटली काम करते थे? इंडिपेंडेंटली किया ना पेशावर वापस आकर। अच्छा। हाँ, तो सीखा 3 साल तक मैं दिल्ली में सीखता रहा, उसका काम करता रहा, जहाँ से सीखा उसका फ्री काम करता रहा। वो भी करता था, मैं भी मदद करनी। अब बड़े बड़े ग्राहक थे हमारे, आप यकीन नहीं करेंगे, बड़े राजा महाराजा, नवाब पटौदी का बाप, और एक पटियाला वाला, और एक गांधी के अंग्रेज चेले थे C.F. एंड्रयूज। C.F. एंड्रयूज, जी हाँ, उसका सूट मैंने काटा हुआ है। क्या बात है। खद्दर का सूट, और दाढ़ी थी उसकी, बहुत शरीफ पादरी लगता था। मतलब हमारे बहुत सारे श्रोताओं को ये बात पता ही नहीं होगी कि A.K. हंगल साहब जो इतना अच्छे अभिनय के दृष्टि से जाने जाते हैं, एक बहुत अच्छे कटर थे, मतलब टेलरिंग के बिल्कुल परफेक्ट जानकार। और इतनी बड़ी तनख्वाह थी मेरी। हाँ। बहरहाल हम पेशावर जाके वो काम शुरू कर दिया हमने टेलरिंग का। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, आज़ादी की लहर, तो उसी लहर का असर मुझ पर भी पड़ा, और एक दिन ज़बरदस्त असर पड़ा। वो ऐसे पड़ा कि गांधी जी और फ्रंटियर गांधी गफ्फार खान दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। तो वो धमाल हुआ पेशावर में कि उनको छोड़ो, उनको छोड़ो, जुलूस निकले, ये हुआ वो हुआ। गए तो फिर जुलूस पर पुलिस बुलाई गई, हटे नहीं हटे लोग हम। फिर मिलिट्री बुलाई गई। अब मिलिट्री की पहली मिलिट्री जो आई थी वो गढ़वालियों की थी, उनका लीडर था चंद्र सिंह गढ़वाली। उनको बोला गया फायर, उन्होंने बंदूक उठाई, देखा पब्लिक को, देखा पब्लिक के हाथ में बंदूक नहीं है। निहत्थे लोगों पर, कहते हैं हम गढ़वाली हैं, हमारा, हम निहत्थे लोगों पर गोली नहीं चलाते। अंग्रेज अफसर को ऐसा बोलना उस वक्त इंडियन फौज ने हो नहीं सकता था। उन्होंने फ़ौरन इनको गिरफ्तार कर लिया, लारी में बिठाया
कोर्ट मार्शल किया, 14 बरस सबको सजा मिली। और जब आज़ादी हुई से 1 बरस पहले छूटे हैं। बूढ़ा हुआ सब बुरा, जिसने के गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये हमने देखा हम पर बड़ा, हाँ गोली चलाई पर अंग्रेज आए ना, अंग्रेज आए और गोरी रेजिमेंट आई और उन्होंने गोलियां चलाई धड़ाधड़, सैकड़ों लोग मर गए। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, हमने ये नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, हमने ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां, सीनों पे अपने गोलियां। कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, अहले वफा के सामने। आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने, शोला हवा के सामने। लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई, लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई। रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने, हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा। वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्मों सितम, आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा। जो सबक बापू ने सिखलाया भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। दुश्मनों के हम हैं दुश्मन, यार के हम यार हैं, यार के हम यार हैं। अमन में फूलों की डाली, जंग में तलवार है, जंग में तलवार है। जिस किसी में हौसला हो आजमा कर देख ले, आजमा कर देख ले। जिंदगी के वास्ते मरने को हम तैयार हैं, बढ़ चुके हैं जो कदम पीछे हटा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं।
ये पर्वत ये हमारी नदियाँ, ये हमारी नदियाँ, ये हमारी मुस्कुराती लहलहाती खेतियाँ, लहलहाती खेतियाँ। इन पे डालेगा कोई दुश्मन अगर नजरें बुरी, इन पे डालेगा कोई दुश्मन अगर नजरें बुरी। हम तो उस जालिम की रख देंगे उड़ा कर धज्जियाँ, आबरू अपने वतन की हम गंवा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। वक्त की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे, साथ चलते जाएंगे। हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे, रुख बदलते जाएंगे। घर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन, कोई गद्दारे वतन। अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। हमें तो गोली नहीं लगी, दूसरों का खून हमारे कपड़ों पे फैल गया। जब हम घर गए तो बाप ने देखा, दादी ने देखा, बहुत गुस्से हुए कि खबरदार ऐसा फिर मत करना, हम अंग्रेज़ों का नमक खाते हैं, दादी ने बोला हमारा। तो मैंने उस दिन से, लेकिन मेरे दिमाग में वो बीज पड़ गया, आज़ादी की लड़ाई का बीज। तो फिर उसके थोड़े अरसे बाद हम कराची चले आए। कराची माइग्रेट किया हमने, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके। और फादर भी रिटायर हो गए थे, उनका दिल नहीं लगता था पेशावर में, तो हम कराची आ गए। कराची मैंने टेलरिंग शुरू कर दिया। कराची में भी मैं, उन दोनों में तो आज़ादी की लड़ाई बड़े ज़ोरों पर थी, बहुत ज़ोरों में। क्यों 40 में हम कराची में आए, 1940, 7 साल के बाद तो आज़ादी मिलने वाली थी। तो वह गर्म था सब मामला, गर्म। आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है, परसों वो हो रहा है। हमने वहाँ भी ड्रामे शुरू कर दिए। उजाले उनकी यादों के मशहूर चरित्र अभिनेता A.K. हंगल से निम्मी मिश्रा की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की पहली कड़ी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया स्वाति भंडारकर ने और विविध भारती की ओर से इसे आपके लिए प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। उजाले उनकी यादों की।